अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान मलिक। आज का प्रोग्राम इल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के फ़िज़िक्स के मुतालिक है। जैसा कि आपने पिछले प्रोग्राम में देखा था कि काइनेमेटिक्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम यूजुअली मोशन को, किसी भी बॉडी के मोशन को देखते थे विदाउट फोर्स, यानी उस पर कोई फोर्स एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही होती थी। अब हम डायनामिक्स के बारे में देखेंगे, किसी की बॉडी की डायनामिक्स के बारे में। जब किसी बॉडी के मोशन को डिस्कस करें और उस पर कोई फोर्स भी एक्ट कर रही हो तो हम उसको डायनामिक्स कहते हैं यूजुअली, यानी पार्टिकल डायनामिक्स के ज़ुमरे में लेते हैं। आइए हम इस स्लाइड की तरफ जाते हैं जिसमें हम फोर्स के मुतालिक देखते हैं। जैसा कि स्लाइड में आप देख सकते हैं कि दो ब्लॉक्स गिवन हैं जिन पे फोर्स अप्लाइड हो रही है। ये फर्स्ट ब्लॉक है जिस पे एक फोर्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में आप देख सकते हैं लगाई जा रही है, और इसी तरह दूसरे ब्लॉक की तरफ आप देख सकते हैं कि उसको एक रोप के ज़रिए पुल किया जा रहा है, यानी खींचा जा रहा है, वो भी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। तो ये दो फोर्स की एग्जांपल है, यानी आप किसी चीज़ को पुश या पुल करें तो वो फोर्स कहलाती हैं। इसी तरह अगर हम कोई मास लें जिस पे किसी भी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रही हो, यानी अगर हम F1 कह लें, एक बॉडी पे फोर्स F1 अप्लाई हो रही है, इसी तरह उस पर दूसरी एक कोई फोर्स F2 अप्लाई हो रही है, तो हमारे पास जो सम होगा फोर्सेस का वो F1 प्लस F2 होगा। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी कोई ख़ास डायरेक्शन होती है और एक मैग्नीट्यूड है। जैसे कि हमने वेक्टर्स के बारे में पढ़ा था कि F अगर वेक्टर है जो फोर्स का है तो उसका कोई कंपोनेंट होगा Fx हम कह सकते हैं, साथ उसका I यूनिट वेक्टर प्लस Fy J यूनिट वेक्टर और इसी तरह प्लस Fz K यूनिट वेक्टर। तो यानी अगर हम इसको डिस्क्राइब करें तो यानी एक बॉडी की पे कोई फोर्स लग रही हो तो किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, तो उसके ये तीन कंपोनेंट्स होंगे Fx, Fy और Fz। तो यानी हम उसको तीन कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं। और इसी तरह अगर हमने उन फोर्सेस को ऐड करना हो तो हम इसी तरह वेक्टर की प्रॉपर्टीज़ के ज़रिए उन मुख्तलिफ फोर्सेस को ऐड भी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ फोर्सेस, जो कॉमन टाइप ऑफ फोर्सेस किसी भी बॉडी पे लग रही होती हैं, किसी ब्लॉक पे लग रही हैं, वो कौन सी हैं। यूजुअली हम एक फोर्स देखते हैं कि कोई ब्लॉक किसी सरफेस से पड़ा हुआ है, जैसे कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एक ब्लॉक पड़ा हुआ है जिस पे कोई नॉर्मल फोर्स उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रही होती है n, इसे हम नॉर्मल फोर्स कहते हैं। यानी कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे मौजूद है तो जो सरफेस ऑफ टेबल है या सरफेस ऑफ अर्थ है वो उस पर एक अपवर्ड फोर्स लगाती है, उसे हम नॉर्मल फोर्स कहते हैं। यानी एक पुश होती है जिसको हम परपेंडिकुलर डायरेक्शन होती है, अपवर्ड डायरेक्शन में कह सकते हैं हम, वो उसकी नॉर्मल फोर्स कराती है। यानी हम दूसरी तस्वीर में जैसे कि देख सकते हैं कि ये कोई इंक्लाइंड प्लेन सा है जिस पे जो ब्लॉक है वो एक टिल्ट पोजीशन में मौजूद है। तो इस केस के अंदर उसकी जो फोर्स लग रही है वो उसकी अपवर्ड जो है परपेंडिकुलर द सरफेस लग रही है। यानी अब जो इस के परपेंडिकुलर है, क्योंकि सरफेस अब बिल्कुल हॉरिजॉन्टल नहीं रही, वो एक टिल्ट पोजीशन में, तो इस डायरेक्शन में ये एक परपेंडिकुलर फोर्स लग रही है, इसे हम नॉर्मल फोर्स कहते हैं। इसी तरह अगर हम देखें दूसरी टाइप फोर्स की, वो है फ्रिक्शनल फोर्स। यानी कि जैसा कि फ्रिक्शनल फोर्स नाम से ही ज़ाहिर है कि यूजुअली कोई भी सरफेस होती है उसको अपोज करे मोशन को। यानी अगर हम कोई ब्लॉक मौजूद है, जैसे कि अब तस्वीर में नज़र आ रहा है, एक नॉर्मल फोर्स लग रही है जो कि हमने पहले देखी थी। अब इस बॉडी पे और एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है जो कि बैकवर्ड डायरेक्शन में, यूजुअली हम इसे कहते हैं कि रेजिस्टिव फोर्स भी कहते हैं। जो फ्रिक्शनल फोर्स है यूजुअली नोन एज रेजिस्टिव फोर्स, यानी कि मोशन को अपोज करेगी। अगर इस बॉडी की डायरेक्शन ऑफ मोशन अगर हम पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में करें, यानी इस पर कोई पॉजिटिव फोर्स लग रही हो, F कह लें, तो अगर ये जो सरफेस है, जिस सरफेस से ये ब्लॉक मौजूद है, वो फ्रिक्शनलेस नहीं है और उसका में कोई खुरदरापन है, यानी वो एक हार्ड सरफेस है, यानी जिस पे फ्रिक्शन मौजूद है, तो एक ख़ास फोर्स लगेगी जो उस मोशन को अपोज करेगी। तो जो नेट फोर्स होगी वो हमारे पास F नहीं होगी, जो हमने अप्लाई की है F, वो उससे कम होगी, यानी F माइनस F होगी वो यूजली, वो हमें कोई वैल्यू F डैश कह सकते हैं हम उसे, वो देगी। यानी जो हम टोटल फोर्स लगा रहे हैं, सुपरपोजिशन हम कह सकते हैं कि हमें तमाम फोर्सेस को ऐड अप करना पड़ेगा जो एक बॉडी पे लग रही हैं। अब इस बॉडी पे अगर हम एक फोर्स लगाएं F इस डायरेक्शन में और एक फोर्स उस पर नेगेटिव डायरेक्शन में लग रही है, तो इस वजह से हमारे पास जो रिजल्टेंट फोर्स आएगी वो F पॉजिटिव डायरेक्शन में और माइनस F जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में लग रही है,
तो वो इज़ इक्वल टू हमें कोई जवाब देगा जिसे हम एफ डैश कह सकते हैं। अब ये सिर्फ एक्स डायरेक्शन में है, ये दोनों फोर्सेस की बात अगर हम कर रहे हैं तो सिर्फ एक्स डायरेक्शन में। इसी तरह हम वाई डायरेक्शन में देखना चाहें तो वो भी हम देख सकते हैं कि वाई डायरेक्शन में कौन सी फोर्सेस लग रही हैं। अब हम देखते हैं इसकी तीसरी टाइप ऑफ फोर्स को देखते हैं कि वो क्या है। अब इस ब्लॉक में हम देख सकते हैं कि हम ब्लॉक को किसी स्ट्रिंग के ज़रिए पुल अप कर रहे हैं। अब तो उस पुल की वजह से जो स्ट्रिंग के अंदर है एक टेंशन मौजूद है, यानी वो भी एक फॉर्म ऑफ अ फोर्स है। तो हम मुख्तलिफ ब्लॉक्स को अगर पुल कर रहे हैं तो इस पर भी अब एक आप देख सकते हैं कि ये एक फोर्स लग रही है, टेंशन अपवर्ड। अब ये इसकी डायरेक्शन जो है टेंशन की, ये ना तो हॉरिजॉन्टल है ना वर्टिकल है, बल्कि इसकी एक ख़ास डायरेक्शन है जो कि हम कह सकते हैं कि वो एक ख़ास प्लेन के अंदर मौजूद है, इस डायरेक्शन के अंदर। अगर ये हमारा वाई एक्स डैश और वाई डैश है तो इस डायरेक्शन में हमारा टेंशन फोर्स लग रही है। तो हम इसको कंपोनेंट में रिजॉल्व करके इसके एक्स और वाई कंपोनेंट्स निकाल सकते हैं फोर्स के। जैसा कि हमने वेक्टर्स के चैप्टर में पढ़ा था कि हम किसी भी वेक्टर को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में कैसे रिजॉल्व करते हैं, तो इसी तरह हम ये टेंशन को भी रिजॉल्व कर सकते हैं मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। अब नेक्स्ट फोर्स जो है हमारे पास वेट है। वेट यूजुअली डिफाइन करते हैं कि पुल ऑफ अर्थ, किसी भी बॉडी पे या किसी भी मास पे जो अर्थ अट्रैक्ट कर रही है उसको हम वेट डिफाइन करते हैं। यूजुअली इसकी डाउनवर्ड डायरेक्शन होती है, यानी ये ग्रेविटी की वजह से हम द पुल ऑफ अ ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट इज़ अ लॉन्ग रेंज फोर्स अ फोर्स डेट एक्स अवर ए डिस्टेंस। यानी हम अर्थ के सेंटर्स पे यूजुअली हम लेते हैं, यानी अगर अर्थ के किसी जगह भी मौजूद है जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो इनवर्ड एक्ट कर रही है किसी भी बॉडी पे, कोई भी मास मौजूद हो उस सेंटर ऑफ द अर्थ मूव उसका वेट एक्ट कर रहा होगा। यानी अगर ये कोई मास ए मौजूद है तो इसका वेट अट्रैक्ट्स टुवर्ड अर्थ होगा तो वो डब्ल्यू ए हो जाएगा। इस तरह डब्ल्यू बी मास है तो वो डब्ल्यू बी हो जाएगा। तो यूजली ये टुवर्ड्स द सेंटर होता है। तो हम अगर इसको एक्स वाई में अगर देखें, इसी तरह अगर इस मास को देखें, ये कोई मास है तो हमारा इस पर कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं। अगर वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है तो इस पर हमारे पास नॉर्मल फोर्स जो है वो अपवर्ड एक्ट कर रही होगी। इस तरह अगर हम इस पर कोई फोर्स लगा दें एफ़, वो इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। और अगर हम इसको ले लेंगे ये कि किसी सरफेस पे मौजूद है और उसकी फ्रिक्शन है तो एक फ्रिक्शन फोर्स जो रेजिस्टिव फोर्स है वो नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रही होगी। तो इसी तरह हम अब क्योंकि ये अगर देखें इसके एक्स और वाई कंपोनेंट्स को देखा जाए फोर्सेस का, तो हमारे पास एफ़ जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में है और माइनस एफ़ आ जाएगा। जो हमारे पास कोई वैल्यू दे रहा होगा हम उसे एफ डैश ही कह देते हैं। इस तरह वाई डायरेक्शन में देखें एन नॉर्मल फोर्स अपवर्ड एक्ट कर रही है और डब्ल्यू जो है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है हमारे पास वेट। अब अगर वाई डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है तो हमारे पास ये वैल्यू ज़ीरो होगी। अगर एक्स डायरेक्शन में भी कोई मोशन नहीं है तो हमारे पास ये वैल्यू भी ज़ीरो होगी एक्स डायरेक्शन के लिए। और उस स्टेट में हम कहते हैं कि जो हमारे पास बॉडी है वो इक्विलिब्रियम के अंदर है, कि अगर बॉडी बिल्कुल मूव ना कर रही हो, उस पर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ज़ीरो हो जाए तो वो अपनी उस स्टेट को रिटेन रखेगी। अब हम देखते हैं कि किसी भी फोर्स के हम कंपोनेंट्स में कैसे डिवाइड कर सकते हैं। यानी कि अब इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एक फ़ोर्स F लग रही है जिसे हमने स्ट्रिंग से ही ज़ाहिर किया हुआ है, जो कि ये फोर्स है F। इसको हम एक स्ट्रिंग से खींच रहे हैं जो हमें एक वेक्टर क्वांटिटी डिफाइन कर रही है और ये एक एंगल बना रही है थीटा विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस। जैसा कि हम वेक्टर्स को उसको रिजॉल्व करते थे डिफरेंट कंपोनेंट्स के अंदर, इसी तरह हमने इसको भी रिजॉल्व कर लिया ये वेक्टर F को, जो फोर्स है उसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स में। ये Fx है जो कि F cos थीटा है, इसी तरह ये Fy है जो F sin थीटा को बता रहा है और ये इसका मैग्नीट्यूड है यूजुअली। अब क्योंकि ये दो कंपोनेंट्स हैं, अब हम इस ब्लॉक को एक फोर्स से खींच रहे हैं, मगर अगर ये दो फोर्सेस भी इस पे अप्लाई हो रही हैं, अगर हम इसकी नेक्स्ट स्लाइड पे देखें तो हमने वही लिया है, वही ब्लॉक लिया हुआ है, मगर अब हमने दो फोर्सेस लगा रहे हैं जो उसके रिजल्टेंट कंपोनेंट्स थे यूजुअली, मगर ये बिहेवियर सेम शो करेगा। यानी कि एक Fx फोर्स लग रही है और एक Fy लग रही है, यानी हमने उसको दो उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड करके जो हमारे पास रिजल्टेंट है वो सेम है। यानी कि अगर हम एक ही फोर्स लगाएं जो कि इस डायरेक्शन में है F,
या हम दो फोर्सेस लगा रहे हैं जो कि एक एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट है और एक वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट, तो ये दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो सेम है, यानी कि हमें ये आउटपुट जो होगी सेम देगी। यानी बिहेवियर, मोशन का जो बिहेवियर होगा, अगर ब्लॉक को हम मूव कराना चाह रहे हैं या खाली हम ये एक एफ फोर्स लगा लें तो वो भी हमें वही मोशन, बिहेवियर मोशन देगा। अगर या हम बेशक चाहें तो हम दो फोर्सेस अलग-अलग लगाएं जो कि एक वर्टिकल डायरेक्शन में लग रही हो एफ वाई जैसे कि है, और एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रही है जो कि एफ एक्स है, तो हमें ये दोनों एक एग्जैक्टली सेम मोशन देंगे कि बॉडी किस तरह मूव करेगी। अब हम देखते हैं कि मुख्तलिफ बॉडीज़ पे किस तरह हम फोर्सेस अप्लाई की जा रही हैं, उनकी हम मुख्तलिफ एग्जांपल्स देखते हैं। अब जैसा कि आप इस फिगर ए में देख सकते हैं कि हम किसी स्प्रिंग को पे फोर्स लगा रहे हैं, यानी हम एक कांस्टेंट फोर्स से स्प्रिंग को खींच रहे हैं, तो ये एक फॉर्म ऑफ या कह सकते हैं एक्सटेंशन है फोर्स अप्लाई करने की। हम एक यूजली हम इसको देखते हैं कि स्प्रिंग कांस्टेंट की फॉर्म में देखते हैं कि हम कितना किसी स्प्रिंग को खींच सकते हैं। यूजली हम आगे पढ़ेंगे कि वो हुक्स लॉ के ज़रिए हम बता सकते हैं कि हम कितने फोर्स अप्लाई कर रहे हैं स्प्रिंग पे, तो वो कितना एक्सटेंड होगा। तो ये यूजली हम एक फोर्स की एग्जांपल है। इसी तरह हमने जैसे कि ऊपर ब्लॉक पे एग्जांपल देखी थी, दूसरी की बी डायग्राम के अंदर हम देख सकते हैं कि एक लड़की जो है वो कार्ड को पुल कर रही है, तो वो एक फोर्स लगा रही है अपवर्ड डायरेक्शन में, मगर उसके उसी तरह दो कंपोनेंट्स हैं जो कि हम कह सकते हैं कि एफ वाई और एफ एक्स बन रहे हैं। तो ये एक पुलिंग एग्जांपल है कि हम फोर्स की पुल ऑफ फोर्स पुल कर रहे हैं, वो एक फोर्स की एग्जांपल है। इसी तरह हम देख सकते हैं कि एक फुटबॉलर जो है वो बॉल को किक मार रहा है, तो वो भी एक फोर्स की एग्जांपल है कि उसने किक मारी है, तो एक वो फोर्स अप्लाई कर रहा है बॉल पर, तो वो भी एक बॉल जो है कि एंगल बना रही है एक ख़ास डायरेक्शन में। अगर हम देखें इस डायरेक्शन में बॉल मूव कर रही है, उस पर एक डायरेक्शनल फोर्स लग रही है, तो हम उसके भी कंपोनेंट्स रिजॉल्व करके वेक्टर फॉर्म की तरह हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। इस तरह हम डी फिगर को देखें जिसमें कि दो मासेस को दिखाया हुआ है, एक मास एम है कैपिटल एम और एक स्मॉल एम मास है। यूजली हम ग्रेविटी की बात जब करते हैं कि जो दो मासेस जो होते हैं आपस में अट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि हम बॉडी, कोई भी बंदा ब्लॉक मौजूद है, टेबल में मौजूद है, तो वो अर्थ उसे अट्रैक्ट कर रही है, तो उसके और अर्थ के दरमियान कोई फोर्स मौजूद है। इस तरह कोई भी दो मासेस हों जो कि एक मास एम है एक स्मॉल एम है, वो आपस में एक दूसरे को पुल करते हैं, यानी एक दूसरे पे कोई फोर्स अप्लाई करते हैं, जो यूजली हम उसे कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। हम एफ जी से रिप्रेजेंट कर देते हैं उसे। दो मासेस के दरमियान में जो फोर्सेस हैं हम उसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। इस तरह अगर हम फिगर ई में देखें तो उसमें हमारे पास दो चार्जेस हैं, दो, एक पॉजिटिव चार्ज है जो प्लस क्यू से रिप्रेजेंटेड है कैपिटल क्यू से, और एक नेगेटिव चार्ज है जो माइनस क्यू से रिप्रेजेंटेड किया गया। तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स की एक एग्जांपल दे रहे हैं। यूजली हम उसको देखेंगे एफ इज़ इक्वल टू, हम कह सकते हैं एफ इलेक्ट्रिक कह देते हैं इसको, कोई फोर्स है। ये हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे कि चार्जेस के दरमियान में जो फोर्स होती है वो एक इलेक्ट्रिक फोर्स के से हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और वो यूजली होती है चार्ज के मैग्नीट्यूड और इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेट किया जाता है उसे। इसी तरह अगर फिगर एफ में देखें तो उसके में हमें एक आयरन ब्लॉक शो किया गया और एक मैग्नेट शो किया गया जो कि एक दूसरे पे मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई कर रहे होंगे, यानी जो मैग्नेट है वो आयरन को अपनी तरफ अटैक करेगा, वो एक मैग्नेटिक फोर्स के थ्रू अपने आप उसको अटैक करेगा। तो ये डिफरेंट एग्जांपल्स थी मुख्तलिफ फोर्सेस जो डेली लाइफ में हमें एक्सपीरियंस होती हैं, कि जो हम देख सकते हैं कि जो फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं यूजली हमारे डेली लाइफ के अंदर। अभी हमने देखा था कि मुख्तलिफ फोर्सेस के बारे में हमने देखा कि हम जो फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं किस तरह अप्लाई करते हैं, ब्लॉक पे मुख्तलिफ फोर्सेस कैसे लग रही हैं, जैसे कि नॉर्मल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स लग रही होती है, जिस तरह वेट है उसका वो अप्लाई हो रहा होता है। और इसी तरह हमने मुख्तलिफ एग्जांपल देखी कि इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में देखा, मैग्नेटिक फोर्स के होती है दो आयरन और मैग्नेट के दरमियान। इस तरह हमने देखा कि कोई बॉल को किक किया जाए या पुल किया जाए तो उस पर मुख्तलिफ फोर्स लग रही होती हैं। अब हम देखते हैं कि इन फोर्सेस को हम किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, यानी हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट न्यूटन लॉ ऑफ मोशन क्या है, आइए हम स्लाइड की तरफ जाते हैं। जैसा कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमें बताता है कि हम कोई भी बॉडी अगर मौजूद है
जो अपनी किसी खास स्टेट के अंदर मौजूद है तो वो अपनी उस स्टेट को रिटेन रखेगी, यानी उस स्टेट के अंदर ही रहेगी अगर उसके ऊपर कोई नॉन नेट फोर्स कोई ना अप्लाई ना हो रही हो। यानी कि अगर हम इसकी बेसिक स्टेटमेंट को पढ़ें, अ बॉडी एक्टेड ऑन बाय नो नेट फोर्स मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी एंड ज़ीरो एक्सेलरेशन। यानी अगर कोई बॉडी पे कोई नेट फोर्स नहीं लग रही तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी और उसकी कोई एक्सेलरेशन नहीं होगी। यानी कि अगर हम बात करें किसी भी बॉडी की, जो जैसा कि हम अगर इस फिगर में देखें, जो ए फिगर है जिसमें एक आइस हॉकी की पक को डिफ़ाइन किया गया है कि जो उसको स्लाइड कर रहे हैं हम। अब एक इस केस में जो पहले केस है इसमें एक टेबल पे हम उसे स्लाइड कर रहे हैं और हमारे पास यहाँ एक रूलर शो किया गया है, ये रूलर है कि हम स्लाइड करते हैं अगर पक को उस पे टेबल पे तो वो कितना दूर जाता है। तो उसने एक फिगर में डिफ़ाइन किया हुआ है कि ये एक ख़ास डिस्टेंस तक जाता है जिसको उसने कोई नंबर लिया होगा। इस तरह अगर उसकी सेकंड फिगर में देखें तो वो एक आइस पे, यानी हमने सरफेस ऑफ आइस है उस पे हम उसको स्लाइड कर रहे हैं पक को, तो उसमें वो कितना डिस्टेंस है। यानी अब उसमें देखें तो उसने शो किया कि वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है। इस तरह अगर तीसरी एग्जांपल देखें तो उसमें उसने एयर हॉकी टेबल लिया हुआ, यानी ये वो टेबल होता है जिसके अंदर स्मॉल होल्स होते हैं और उसमें थोड़े से हवा अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रही होती है। यानी अपवर्ड डायरेक्शन में ये स्मॉल होल्स के जो एयर आ रही होती है जिसकी वजह से एक ख़ास फोर्स लगती है उस बॉडी पे जो उसके ऊपर मूव कर रही होगी, तो जिसकी वजह से वो इजीली मूव कर सकेगा। तो इस केस के अंदर जब उसने उस पर स्लाइड किया है एयर हॉकी टेबल पे, तो जो पक है वो एक ज़्यादा डिस्टेंस मूव किया है कंपैरेटिवली आइस और कंपैरेटिवली टू टेबल। तो इससे हमारे पास क्या आता है, जैसा कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ से हमें पता लग रहा है कि कोई बॉडी पे अगर हम कोई एक फोर्स लगा दें तो वो उसकी मतलब कोई नेट फोर्स नहीं लग रही तो उसका मोशन सेम रहेगा। यानी जिस स्टेट के अंदर वो बॉडी है, यानी अगर कोई बॉडी हमारे पास मास m है, अगर वो रेस्ट पे है यानी उसमें कोई मोशन नहीं है, यानी नॉर्मल फोर्स अप लग रही है और वेट जो है उसका डाउनवर्ड mg लग रहा है, w हम कह सकते हैं, तो वो उस स्टेट के अंदर ही रहेगा अनलेस उस पर कोई फोर्स लग रही हो, यानी वो स्टेशनरी रहेगा अनलेस। और इसी तरह अगर हम कोई ख़ास वेलोसिटी से अगर वो बॉडी मूव कर रही है v से, तो वो उसी वेलोसिटी से मूव करती रहेगी, मतलब इस स्टेट के अंदर मौजूद है अगर बॉडी तो वो उसी वेलोसिटी से मूव करती रहेगी और वो स्टेशनरी नहीं होगी, यानी रुकेगी नहीं अनलेस उस पर कोई और फोर्स लग रही हो उसे रोकने के लिए। इसमें पहली एग्जांपल हम देखा कि जो सरफेस ऑफ अ टेबल है, क्योंकि सरफेस ऑफ अ टेबल फ्रिक्शनलेस नहीं होती, इसमें कुछ ना कुछ फ्रिक्शन मौजूद होती है, तो उसने फ्रिक्शन जो थी वो पक पे अप्लाई हो रही थी, जिसकी वजह से जो हमने एक फ़ोर्स लगाई, हैंड की वजह से फोर्स लगी वो इस डायरेक्शन में लगाई, मगर एक फ्रिक्शनल फोर्स की बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रही थी, F हम कह सकते हैं, F स्मॉल f, तो जो इसी वजह से वो एक ख़ास डिस्टेंस पे रुक गया। जो आइस के केस में थी जो फ्रिक्शनल फोर्स थी वो भी मौजूद थी मगर वो बहुत कम थी कंपैरेटिवली टू टेबल, यानी F डैश हम कह सकते हैं। सो F डैश जो है वो लेस देन F है, इसी वजह से फ्रिक्शनल फोर्स कम लग रही थी, तो इसने जो सेकंड केस में डिस्टेंस ज़्यादा कवर किया। इसी तरह तीसरे केस में फ्रिक्शन मौजूद थी मगर वो अगर हम उसे कह दें F डबल डैश, तो वो F डबल डैश जो था वो लेस देन F डैश भी था, यानी वो उससे भी कम है क्योंकि उसने उससे भी ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया कंपैरेटिवली टू आइस। तो इसका मीन्स ये है कि अगर इसकी ऐसी सरफेस हो जिस पे कोई फ्रिक्शन ना हो, यानी हम कह सकें फ्रिक्शनलेस सरफेस हो और उस पर हम फोर्स लगाएं, यानी हमारे पास कोई ऐसी टेबल मौजूद हो जिस पे हम आइस हॉकी को मूव करें और फोर्स F लगाएं और हम एज्यूम कर लें कि वो बिल्कुल फ्रिक्शनलेस सरफेस है, तो वो आइस हॉकी मूव करना स्टार्ट हो जाएगी, यानी उसका स्टॉप नहीं होगी, यानी क्योंकि फ्रिक्शन कोई मौजूद नहीं है। अगर हम F कह लें, F जो है इस केस में F ट्रिपल डैश हम कह लें वो ज़ीरो है, तो वो जो फोर्स हम उस पर लगाएंगे वो उसको मूव कराएगी, मगर क्योंकि कोई ऑपोजिट फोर्स लग नहीं रही होगी बॉडी पे, तो वो जो आइस हॉकी की पक है वो स्टॉप ही नहीं करेगी, यानी वो मूव करती जाएगी जब तक कि टेबल एंड नहीं हो जाती। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है ये इसी को डिस्क्राइब करता है कि कोई भी बॉडी हो वो अपनी स्टेट को है वो रिटेन करेगी, बेशक अगर उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग रही हो। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जैसा कि पिछले एग्जांपल में हमने पक के बारे में बात की थी आइस हॉकी की, तो इसमें भी वही हमने लिया हुआ है। अब पहली फिगर के अंदर उसने बयान किया हुआ है कि फ्रिक्शनलेस सरफेस है, उस पे जो आइस हॉकी पक है वो एक्सेलरेट कर रही है,
इन हॉरिजॉन्टल एक्स डायरेक्शन हम कह सकते हैं। इस स्लाइड के अंदर हम देख सकते हैं कि फिगर ए के अंदर अगर हम देखें तो उसमें हमें फोर्स अप्लाई हो रही है आइस हॉकी पक पे, जो कि एक्स डायरेक्शन में कह लें हम, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, जो कि एक्सेलरेट कर रही है टुवर्ड्स एक्स डायरेक्शन। तो ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, अब इस केस में फ्रिक्शनलेस सरफेस है, तो यानी इस पर कोई अपोजिंग फोर्स नहीं लग रही। तो अगर हम ये आइस हॉकी पक जो है मूव कर रही है एक्स डायरेक्शन में, तो ये मूव करती जाएगी। इसी तरह फिगर बी के अंदर देखें तो उस पर हमने उसी आइस हॉकी पक पे जो है दो फोर्सेस लग रही हैं, एक पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में लग रही है जिसे हमने F1 कहा हुआ है, और इसी तरह एक नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में लग रही है जो कि F2 है। तो इस केस में दोनों फोर्सेस अगर इक्वल हैं तो सम ऑफ ऑल द फोर्सेस हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा, यानी कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में भी जो F1 है वो एक्स डायरेक्शन में लग रही है, तो इक्वल अमाउंट ऑफ अगर F2 है तो वो दोनों इफेक्ट कैंसिल कर देंगे, यानी आइस हॉकी की जो पक है वो स्टॉप कर देगी और दोनों फोर्सेस अपने आप को कैंसिल आउट कर देंगी। तो हमारे पास जो सम ऑफ ऑल द फोर्सेस होगा वो ज़ीरो हो जाएगा, और जो उसकी एक्सेलेरेशन है वो भी ज़ीरो हो जाएगी। तो नीचे हमने इसमें देख सकते हैं कि हमें सम ऑफ ऑल द फोर्सेस हमने लिखा हुआ है, समेशन ऑफ एफ, यानी एक उस आइस हॉकी पक पे कितनी फोर्सेस लग रही हैं। इस पर हम ये भी कह सकते हैं कि कोई और फोर्सेस लग रही हों, F3 लग रही हो, इसी तरह कोई F4 लग रही हो, F5 हम कह सकते हैं, जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं। तो उस केस में हमारे पास जो F होगा, सम ऑफ F ऑल फोर्सेस जिस भी बॉडी पे हम बात कर रहे होंगे, हमें उन सारी फोर्सेस का सम करना पड़ेगा, F2 प्लस F3 प्लस F4 जितने भी हो जाए, और ज़रूरी नहीं उनका आंसर ज़ीरो भी हो, अनलेस उसका कोई मोशन मौजूद होगा, अदरवाइज़ वो ज़ीरो होने। अगर वो रेस्ट पे मौजूद है तो उसका जो सम ऑफ ऑल द फोर्सेस है इसका मतलब है वो ज़ीरो है। अगर वो मोशन में है तो इसका मतलब है वहाँ कोई हमारे पास एक्सेलेरेशन मौजूद है, तो हमें फिर F इज़ इक्वल टू सम ऑफ ऑल इज़ इक्वल टू M ही होगा वो। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे कि किसी भी बॉडी को इक्विलिब्रियम के अंदर होने के लिए ज़रूरी है कि जो उस पर फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं, जैसे कि हमने पीछे भी देखा था, वो ज़ीरो के अंदर हो, यानी बॉडी अगर इक्विलिब्रियम एक्सेलेरेशन उसकी यानी ज़ीरो होनी चाहिए, यानी F सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी, F1 कह लें प्लस F2 कह लें, ये हमारे पास ज़ीरो होनी चाहिए। अगर हम किसी मास को ले लें, हम मास MA कह देते हैं इसे, और हम इस पर मुख्तलिफ फोर्सेस लगा लेते हैं। हम एक एक्स डायरेक्शन में फोर्स लगा लेते हैं जिसे हम कह देते हैं F1 कह देते हैं। इसी तरह हम एक और फोर्स लगाते हैं जो कि एक टिल्ट पोजीशन में, यानी कि उसके कंपोनेंट्स होंगे जो F2 है, और इसी तरह हम एक फोर्स F3 बैकवर्ड डायरेक्शन में लगा लेते हैं। तो अब इस बॉडी को, यानी हम मास ए को इक्विलिब्रियम में होने के लिए ज़रूरी है कि इन फोर्सेस का जो सम है वो ज़ीरो होना चाहिए। अगर हम इनको कंपोनेंट्स की फॉर्म में बात करें तो हमें इनको एक्स और वाई दोनों के अंदर डील करना पड़ेगा, यानी उसके एक्स कंपोनेंट्स भी ज़ीरो हों, उसके वाई कंपोनेंट्स भी ज़ीरो हों, यानी सम ऑफ एक्स कंपोनेंट्स ऑफ फोर्सेस और सम ऑफ वाई कंपोनेंट्स फोर्सेस को भी ज़ीरो होना चाहिए इक्विलिब्रियम में होने के लिए। यानी बॉडी रेस्ट पे है या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि उसके एक्स कंपोनेंट्स ऑफ फोर्सेस और वाई कंपोनेंट, अगर हम इसको देखें तो F1 जो है वो एक्स डायरेक्शन में है, तो हम इसे कह देते हैं F1 समेशन ऑफ Fx की बात करें तो हमारे पास आ जाएगा F1 माइनस ऑफ F3, क्योंकि F3 नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है, माइनस एक्स डायरेक्शन के अंदर है। इसी अगर हम F2 की बात करें कि जो हमें एक एंगल के साथ एक्स एक्सिस से मौजूद है, हम थीटा कह दें, तो हम उसके कंपोनेंट्स को लिखें अगर, तो ये हमारे पास आ जाएगा F2 साइन ऑफ थीटा और F2 कॉज ऑफ थीटा आ जाएगा। तो इसमें एक्स कंपोनेंट हमारे पास जो आ जाएगा वो प्लस F2 कॉस थीटा आ जाएगा। तो वाई कंपोनेंट की बात करें तो समेशन ऑफ Fy, अब वाई कंपोनेंट हमारे पास क्या है, हमारे पास क्योंकि ये और F1 जो था हॉरिजॉन्टल में था, तो सिर्फ इसका एक ही कंपोनेंट है जो एक्स कंपोनेंट है। F3 का भी एक कंपोनेंट है और वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में था। F2 का हमारे पास दो कंपोनेंट्स थे, एक पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में था और एक पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में, यानी कि ये पॉजिटिव F2 साइन थीटा जो था वो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में। तो अगर हम
इस पे वाई डायरेक्शन में कौन सी फोर्सेस लग रही हैं उसकी बात करें तो हमारे पास एक F2 साइन थीटा आ जाएगा, मगर किसी भी बॉडी पे एक वेट भी एक्ट कर रहा होता है जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, जिसे हम W कहते हैं, W इज इक्वल टू mg। तो एक बॉडी पे वेट भी एक्ट कर रहा है तो ये फोर्स को भी हमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन में है तो हमें F2 साइन थीटा इज माइनस W इज इक्वल टू हमने लिखा पड़ेगा। तो ये हम मुख्तलिफ किसी भी बॉडी पे फोर्सेस को रिजॉल्व इस तरह कर सकते हैं। अब इस बॉडी को इक्विलिब्रियम में होने के लिए ज़रूरी है कि ये दोनों जो हैं इक्वल टू ज़ीरो हों, यानी कि F2 साइन थीटा इज इक्वल टू W हो, और या सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, इनका जो सम है, यानी कि अगर हमें एंगल पता है और F2 की वैल्यू या W की वैल्यू पता है तो हमारे पास उनका सम ज़ीरो आए। इस तरह X वाले केस में भी हमारे पास F1, F2, F3 की वैल्यूज़ हम अगर पुट करें तो हमारे पास उनका सम ज़ीरो है, तभी ये बॉडी इक्विलिब्रियम के अंदर होगी, यानी कि उसके ऊपर कोई नेट फोर्स नहीं लग रही और ये एक स्मूथ मोशन के साथ कर रही है या बिल्कुल एक रेस्ट पोजीशन में मौजूद है। जैसा कि अभी हमने लेक्चर में देखा कि फ़ोर्स के बारे में हमने पढ़ा कि फ़ोर्स क्या है और ये मुख्तलिफ बॉडी पे किस तरह एक्ट करती है, और हम इसको क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी हम रिजॉल्व कर सकते हैं वेक्टर की तरह इसके मुख्तलिफ कंपोनेंट्स के अंदर, और इनको हम ऐड भी कर सकते हैं, मुख्तलिफ फोर्सेस को ऐड करके बॉडी पे हम उसका एक रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। फिर हमने देखा कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, कि वो किस तरह डिफ़ाइन कर रहा है और उसके क्या इम्प्लीकेशंस है। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगले लेक्चर में किसी और वक्त हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।